हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिज़िक्स ट्वेल्थ का पार्ट 1 बुक स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। लॉजिक गेट आई विल शेयर थ्रू द शॉर्ट्स, ओके, एंड लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, एज आई अर्लियर already shared this PDF, or we can say that the handwritten notes of this chapter, but today I'm going to explain it as much as possible in the very first video. Okay, so let's start that. As we know that electricity is a branch of physics in which we deal with the electric charges, electric fields, and the whatever the laws comes into it. Okay, as we know that the electricity is a branch of physics which is classified into two part. First is static current and other one is dynamic current. So static current is said to be electrostatics, and the dynamic which is known as current electricity. Okay, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर 10th में था जो हमने पढ़ा भी था, और अभी भी आगे आएगी हमारी चैप्टर जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ रहे होंगे। एज बी नो डैट कि किसी भी सर एलिमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो हमारा एटम होता है, और एटम हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो मूविंग चार्ज होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे उस चार्ज के बारे में जो स्टैटिक होता है, जो रुका हुआ रहता है, और वो चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन एक ऐसा चार्ज होता है जिसके पास काफ़ी हेवी मास होता है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और हम उसी स्टैटिक चार्ज के बारे में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू इट अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन अदर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा कि हमने एक छोटे छोटे पीस ऑफ ले लिया, हमने किस चीज़ का, पेपर का, और फिर हमने क्या किया, कॉम्ब से कॉम्बिंग किया, और फिर हमने देखा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को वो क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। निगेटिवली चार्ज आयन हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन हमारे प्रोटॉन कहलाते हैं। ठीक है, एज वी नो डेट लाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक चार्जेज रिपेल, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे कि जो मटेरियल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। आई थिंक ये आपको आता है। ठीक है, अब है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से जब हम किसी भी एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में ले जाते हैं तो वो जो अनचार्ज बॉडी होता है वो भी उसके वजह से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय बीइंग चार्ज बॉडी नियर बाई इट इज सेड टू बी चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास बहुत सारे फिगर है, हम देख पा रहे हैं। विदाउट मेकिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बॉडी इट इज़ नोन एज चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो बिना हम कॉन्टैक्ट में लाए जब किसी भी 2 बॉडी को, एक न्यूट्रल बॉडी को और एक चार्ज बॉडी को एक साथ आपस में रखते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ए और बी 2 हमारे मेटल सरफेस हैं, हमने उसके बगल में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आया, तो एज बी नो डेट कि पॉजिटिवली है तो वो जो हमारा सरफेस ए होगा वहाँ पे निगेटिवली चार्ज आयन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिवली चार्ज आयन इस पॉजिटिवली चार्ज आयन से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जितने भी पॉजिटिवली चार्ज है उनको वो रिपेल कर देगा, वो हमारे कहाँ चले गए, मेटल बी में चले गए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देख पा रहे हैं ये कि जब हम उस चार्ज जो एक्सटर्नल चार्ज बॉडी था उसको जब हम रिमूव कर दिए तो हमें ये देख पा रहे हैं कि दोनों सरफेस पे अब निगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले एक दूसरे के काउंटर पे आ गए, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर जब हम उनको और डिस्टेंस पे डाल दिए तो वो फिर हम देख पा रहे हैं कि वो स्प्रेड हो गया, एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज मेटल हो गया और एक हमारा पूरा निगेटिवली चार्ज मेटल हो गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के जो बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला प्रॉपर्टी होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जब किसी भी सिस्टम पे आपने 1 चार्ज डाला, 2 चार्ज डाला, 3 चार्ज डाला, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सबका क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं। सो द टोटल चार्ज अप्लाइड इन अ सिस्टम इज द सम ऑफ टोटल चार्ज, like Q1 plus Q2 plus Q3 dot dot Q
n, ओके। सेकेंड वन इज चार्ज ऑफ कंजर्व। एज वी नो डैट कि चार्ज जो होता है वो कंजर्वेशन को लॉ को ओबे करता है। जैसे चार्ज कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंजेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन और वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल, ठीक है। एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें पता है कि सर जो टोटल चार्ज होता है वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के, एन ई, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई हमारा एक फार्मूला आ रहा है जहाँ पे हम देख रहे हैं Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। ये फार्मूला आप अपने माइंड में रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमारे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। एक सेकेंड, जहाँ पे हमारा n जो होगा वो n हमारा क्या होगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और E जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड होगी, जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अब एक कूलम्ब अगर चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इसकी कैलकुलेशन भी हम अभी करके देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एज वी नो डैट कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमारी वैल्यू आएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि व्हेन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, इट मीन डैट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज मूविंग थ्रू द टनल और क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। If 10⁹ electrons move out to the body, one body to another body every second, how much time it required to get the total charge is 1 coulomb। देखो एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब एक सेकेंड में। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया हमारा कितना, 10⁻जो 19 था वो 10⁻9 से सब्ट्रैक्ट हो गया और फिर हमारी वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10⁻−10। अब एक कूलम्ब में कितना, तो 1/1.6, और ये फिर मिलके हमारा आंसर वही हो गया 6.25 इंटू 10⁹9, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ हम पढ़ने वाले हैं जो है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि जो दो बॉडी होगा उन दोनों बॉडी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल चार्ज के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। मतलब दो मास है, अगर Q1 Q2 नाम का दो मास है तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और प्रोडक्ट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज के, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आया हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट हमारा यहाँ K कहलाएगा, और K जो होगा वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा हमारा कूलम्ब्स लॉ का, और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4πε0। मुझे पता है कि ये फार्मूला सबको पता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन भी हम देख लेंगे, तो एक बार फार्मूला फिर से रिवीजन हो जाए कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब कोई दो मास हो रहा था सर, जब कोई दो मास था तो दो मास के बीच में भी सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। वहाँ पे हमारा क्या फार्मूला आया था कि F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास के, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर कि जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं, अगर हम कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल रहे हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, तो दोनों में क्या है सर, हमारा F जो होगा ग्रेविटेशनल वाला जो फोर्स होगा वो होगा G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर के, D स्क्वायर के, और ये वाला हमारा क्या था कि F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2/R स्क्वायर। जब हमने इन दोनों को कंपेयर करा तो हमारे पास एक रिजल्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा देख लो। यहाँ पे हमने सॉल्व करा, ठीक है। फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में निकाला आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हमने डाल दिया मास और प्रोटॉन का हमने मास डाल दिया मास, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके हमने क्या निकाल दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल दिया इन दोनों के बीच का। अब दो प्रोटॉन के बीच में भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जब इन दोनों का रेशियो निकाले तो रेशियो जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
ठीक है। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 1 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, हमने सारी वैल्यू डाल दिया फॉर्मूले पे और वैल्यू से हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, जब कभी भी कोई भी चार्ज होगा तो वो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेगा, और वो फोर्स जिस एरिया तक, जितने एरिया तक लग रही होगी उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि चार्ज क्यू प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सिस्टम, ओके, एंड इट प्रोड्यूसेज अ फोर्स। ओके, लेट्स सी a very first topic, which is the electric field produced by the charge q at the point r is er is equals to 1/4 pi epsilon naught q by r square। देखो, फोर्स का फार्मूला था q1 q2 by r square, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है q by r square। याद रखना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught q by r square। डन, गुड। इसका जो SI यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन अपॉन कूलम्ब। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलम्ब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व ड्रॉ इन सच वे that the tangent of each point on the curve keeps the section of or structure of इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। बेसिकली जब कभी भी कोई चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर किसी भी इमेजिनरी लाइन से अगर ड्रॉ करे, है ना, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्राउडेड होता है उस जगह पे जहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड मौजूद होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जितने पास वाली होगी वो उतने उसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जितने दूर होंगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कमज़ोर होती चली जाएगी। फील्ड लाइन जो होती है वो यूनिफॉर्मली होती है शेप की, और वो काफ़ी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही होती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो फील्ड जो होती है लाइन वो कंटिन्यूअस होती है विदाउट ब्रेक, कोई बिना ब्रेक के वो कंटिन्यूअसली होती है। दूसरी क्या है कि जो हमारे फील्ड लाइंस होते हैं वो एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, फील्ड लाइंस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और एंड होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। नेक्स्ट जो टॉपिक होगी इस चैप्टर के जो बचे हुए वो हम लोग गॉस लॉ जो होगा, वो सारी चीज़ें जो बची हुई टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बता ही देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो एक ऐसा प्रोसेस था जिस प्रोसेस से हम बेसिकली किसी भी इनक्लोज सरफेस पे कितना चार्ज मूव कर रहा था वो निकाल रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया था, जिस एरिया से कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा था। लेट सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट था हमारा, इसीलिए कॉस प्रोडक्ट में उसको एक्सपेंड करा हमने। न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स और मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट है। तो किसी भी इनक्लोज सरफेस से लेट सपोज करो कि कोई सरफेस है सर्कुलर और उस पर से बहुत सारे चार्जेस जा रहे हैं। जब चार्जेस जा रहे हैं तो वो उस टाइम पे क्या कर रहा होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा होगा। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और जो हमारा एरिया है, लेट सपोज करो स्क्वायर है, सर्कल है, तो उसकी एरिया पाई आर स्क्वायर निकल जाएगी, साइड स्क्वायर निकल जाएगी। उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर एरिया हमारा फिक्स्ड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इर्रेगुलर शेप है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे गॉस बाबा आए। गॉस बाबा ने क्या बोला कि जितना चार्ज जाना है जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस 1/ε0 से मल्टीप्लाई करो, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। तो उन्होंने फ्लक्स का क्या फॉर्मूला दिया कि टोटल चार्ज इनटू 1/ε0 जो होगा वो फ्लक्स होगा किसी भी इनक्लोज सरफेस का। ठीक है, एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब कुछ नहीं होता है, बस डाइपोल का मतलब होता है क्या कि अगर कोई भी एक सिस्टम है जिस सिस्टम में दो चार्जेस लगी हुई है, Q और Q लगी हुई है बस, ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। क्या है, 2a है। तो हम उसमें किस तरीके से हम अलग अलग सिचुएशन में डाइपोल कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसकी डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन थ्योरेटिकली करके आपको दिखा देंगे।
डाइपोल मोमेंट नाम की एक चीज़ होती है। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, और वो होता है हमारा क्यू इंटू 2a। ठीक है, जहाँ पे 2a जो है वो डिस्टेंस है आपका दो चार्ज के बीच में। ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस ही हमारा क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अब जो कुछ भी हमारे छोटे बहुत जो डेरिवेशन बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करके बता देंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी बता देंगे, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू λ/2πε0 प्रूफ कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम ε0 σ/2ε0 प्रूफ कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना। ε0 σ/r² प्रूफ कर रहे होंगे। तो डिफरेंट सिचुएशन में हम इसको प्रूफ कर रहे होंगे। सारे डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखाएंगे। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।